नमस्कार, मेरा नाम है आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। इस वक्त मेरी मौजूदगी कानपुर में है और आज 7 साल हो चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली थी। तो आज हम पहुंचे हैं मुस्लिमों के बीच में, मुस्लिमों से ये जानने के लिए कि जो 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट के यूपी में बीते उसको ये किस तरह से देखते हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, तो उसमें से ये क्या देखते हैं और इस बार इनका वोट ये किस तरह अपना मतदान करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? फैसल सिद्दीकी। फैसल भाई, ये बताइए, आज 7 साल बीत चुके योगी सरकार को, कैसा काम किए 2 मर्तबा की सरकार ने? उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश खुशहाली के साथ विकास की ओर अग्रसर है। कहा जाता है कि मुस्लिम को बड़ा टारगेट किया जाता है इस सरकार में, बुलडोजर चलता है वो सिर्फ एक कम्युनिटी पे चलता है, जेल जाते हैं तो सिर्फ मुसलमान जाते हैं, ऐसा कई सारे विपक्षी पार्टियों का कहना है और बहुत बड़े बड़े मौलानाओं का कहना है। विपक्षी पार्टियों का कहना ये तो उनका धर्म है कि वो हमारा विरोध करें और झूठी खबरें हमारे खिलाफ बोलें, भाजपा के खिलाफ बोलें। मौलाना आप कैसे कहते हैं कि मौलाना कहते हैं? कोई मौलाना अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता से प्रभावित अगर हो के अगर कोई उल जुल बयान देता है, आप देखो ना, हाँ अंकुश तो लगा है, अंकुश उनके ऊपर लगा है जो राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों में जुड़े हुए थे, अंकुश उनके ऊपर लगा है जो अपराध करते थे, अंकुश ऊपर लगा है जो दूसरों की जमीन हड़पते थे, अंकुश उन पे लगा है जो लोगों के ऊपर दबाव बना के, जिनको कहा जाता था गुंडा राज फैलाते थे। आज है ना, अतीक अहमद मरा, अतीक अहमद की हत्या हुई, तमाम अपराधियों का काउंटर हुआ। तो हमारे कानपुर शहर में आप करो, विकास दुबे का भी काउंटर हुआ ना, किस समाज से था विकास दुबे? आज तो फिर आज के आप समझो ना इस बात को, आप इस बात के मर्म को समझिए कि इस सरकार के लिए अपराधी का मतलब अपराधी है। अब किसी समाज में अगर ज्यादा अपराधी अगर पनप गए तो इसमें सरकार का दोष थोड़ी ना, अपराधी तो अपराधी है। अगर अधिक पनप गए हैं तो अधिक मात्रा में, अधिक प्रतिशत में आपको कोई समाज अगर दिखता है तो फिर आप कहते हैं वो समाज टारगेटेड किया था। विकास दुबे भी था ना, मैंने आपको बताया। क्या लगता है आपको, अभी लोकसभा चुनाव भी पास में है, क्या लगता है कि यूपी में योगी जी का एक कड़ा इम्तिहान है या योगी जी के लिए बिल्कुल एकदम सरल रास्ता है? मुझे तो लगता है सबसे आसान उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे जहाँ तक एहसास है, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग चुके हैं, सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुकी हैं और राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं। मतलब 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन ना कोई टिकट मिलता मुसलमानों को, ना कुछ होता, तो फिर मुसलमान बीजेपी का साथ क्यों देंगे? टिकट, आपको मालूम है कि हमारी कौम के अधिकांश लोग आज की डेट में, अगर आप आर्थिक स्तर पे देखें तो दलितों से पिछड़ा समाज मुस्लिम समाज है इस देश में। आज अगर हम शैक्षिक स्तर पे देखें तो दलितों से पिछड़ा मुसलमान है। आज अगर हम सरकारी नौकरियों में देखें तो दलितों से पिछड़ी हमारी स्थिति है। और ऐसे में आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम कई करोड़ रुपये लगा के चुनाव लें। भारतीय जनता पार्टी ने हमको नेतृत्व प्रदान किया है विधान परिषद के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में, आप देखो ना, पसमानदा मुस्लिम समाज के राज्य मंत्री को बनाया, उसे विधान परिषद भेजा, 1 रुपए खर्च किए बिना वो एमएलसी बने, यानी कि विधायक बने। आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब पसमानदा समाज से आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पसमानदा समाज से आ रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब। तो ये मुस्लिम समाज में युवाओं के मध्य शिक्षित युवाओं को नेतृत्व के लिए विकसित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और ये सबसे मजबूत दौर है मुस्लिम समाज को राजनीति समझने का, ये सबसे मजबूत दौर है मुस्लिम समाज में राजनीतिक के सोच को विकसित करने का। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में सक्सेस है, सफल है। ये बताइए, मुस्लिम वोटों पे खासकर सभी की निगाहें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो इन पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव के बहुत ज़्यादा करीबी रहे मुस्लिम वोट बैंक। ये ताकि जी एक बहुत बड़ा दंश है हमारे समाज के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ जहां राजनीति कर रही है और चुनाव लड़ रही है, वहां दूसरे दलों की स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। उनके पास सिर्फ एक वोट बैंक
मतदाता है मुस्लिम मतदाता। हम एक समाज जो टारगेट है, अगर आप पूछें कांग्रेस का प्रत्याशी किस समाज के वोटों के बलबूते चुनाव लड़ना और जीतना चाहता है, तो आपको किसी भी जिले में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मुस्लिम समाज को टारगेट करके मुस्लिम समाज के ही सहयोग से बनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आज किसी भी शहर में आप देखो जाके, अगर उनके जहाँ प्रत्याशी घोषित है या जहाँ प्रत्याशी घोषित होने वाले, वहाँ पे उनका सबसे ज्यादा जो तवज्जो उनकी कही जाएगी, वो तवज्जो फोकस मुस्लिम समाज है। तो आप सब हम ही से वोट चाहते हैं। और पिछले 70 साल मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहता हूं, जब 70 सालों तक आप इस देश के राजनीति के केंद्र में रहे और आपने हम मुस्लिम समाज के वोटों को एक तरफा प्राप्त किया, एक तरफा, किसी और दल को नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को एक तरफा कई सालों तक हमारे समाज ने वोट किया। और फिर जाने से पहले मतलब खुद ही आपने चोट दी और खुद ही आईना दिखाया। जाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया, एक सच्चर कमेटी का गठन किया और सच्चर कमेटी के गठन के माध्यम से मुस्लिम समाज की वास्तविक स्थिति आज भारतवर्ष में क्या है इसको जाना और वो आईना हम मुसलमानों को दिखाया। उस आईने में हम मुसलमानों की चेहरा बड़ा बदसूरत था, मालूम, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम आर्थिक रूप से सबसे पिछले, हम शैक्षिक रूप से सबसे पिछले, हम सरकारी नौकरियों में सबसे पीछे, हम स्वास्थ्य की दरकार के लिए सबसे पीछे। हम दौड़ते, आज जाओ ना आप गवर्नमेंट के अस्पताल में किसी जाओ, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी आबादी आज देश में 20% 19% है, लेकिन आप किसी भी सरकारी अगर अस्पताल में जाओगे तो हम बहुसंख्यक हो जाते हैं। यानी कि हमको सबसे ज़्यादा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमको है। और इसके बारे में किसने सोचा आज तक? आप सोचो, मेरे पड़ोस में एक छोटा दुकानदार है और जिसके पूरे दुकान में कुल 10,000 रुपये का सामान होगा, जिस सामान को रोज़ बेच के, रोज़ सामान ला के वो अपना घर का परिवार चलाता है। दुकान पे बैठा था, अचानक गिर गया, मोहल्ले के लोग लेके हॉस्पिटल गए, मालूम चला हार्ट अटैक था और उसको पेस मेकर की आवश्यकता था। 1 रुपये का उसका पर्चा बना। 3 दिन बाद अंसार अहमद घर आ गए, उनका ऑपरेशन हो गया, उनके पेसमेकर लग चुका था। और आज तक प्रत्येक सप्ताह वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की वैन डॉक्टर सहित आती है और उसका चेकअप करा के जाती है। इसकी आवश्यकता थी ना इस समाज को, इसके लिए किसी ने आज तक क्यों चिंता नहीं किया? आज भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता करी तो हम भाजपा के साथ क्यों ना खड़े हों? राहुल गांधी भी आपकी चिंता करते हैं, विदेश में जाके कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार उसको बहुत परेशान कर। आप अच्छा एक व्यवहारिक बात समझो ना, आप देश में रह के देश की बात नहीं कर, ये वही राहुल गांधी है ना जिसने सन 2014 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो हम पे ये इल्जाम लगाया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम युवा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता जा रहा है। ये वही व्यक्ति है ना जो पार्लियामेंट में आंख मार के अपनी गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि वो राष्ट्र और राष्ट्र की समस्याओं के लिए कितना गंभीर है। आप पड़ोसियों का जाके घर की बात करते हैं, आप कोई घर में बात करने की स्थिति नहीं, क्या आप देश में बात करो ना, आप देश की जनता जनार्दन के समक्ष आपकी पार्टी ने इतने वर्षों तक क्या किया इस विषय को रखिए और आगे आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हो उन विषयों को रखिए ना। आप नहीं रख पाते हैं क्योंकि आपका अभी तक का उद्देश्य रहा खाली सत्ता पे काबिज रहना और आप भविष्य में भी यही चाहते हैं कि ये इनके प्रकार लड़ा के भिड़ा के हम सत्ता पे काबिज हो जाए, लेकिन अब ये संभव नहीं है। यूपी में सैकड़ों की संख्या में मदरसे बंद होते हैं, उससे कोई आपको परेशानी? क्यों परेशानी होगी? आप एक चीज़ ये बताओ ना, जैसे एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत एक मदरसे का लाइसेंस होता है, हम सरकार से परमिशन लेके अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हम जब आपके मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप देश में रह रहे हो ना, आप देश की प्रदेश की व्यवस्था के अंतर्गत काम करोगे ना कि आप अपने मन का काम करोगे। आप घर में भी मदरसा खोल लोगे, फिर वहाँ आप क्या पढ़ा रहे हो, उन्हें आप क्या संस्कार दे रहे हो, उन्हें राष्ट्र के प्रति क्या विचार आप उनके मन में पैदा कर रहे हो, ये तो जानने का हक देश का है ना। तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा कैसे चला सकते हो? ये उत्तराखंड में भी हुआ, आपने देखा अभी एक जांच की रिपोर्ट आई, तमाम फर्जी मदरसे सिर्फ 8 पान। अभी क्या देखिए एक बड़ी मजबूत सी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता दादा के समक्ष लेके जाना चाहता हूँ। ये इससे पहले जो भी मुस्लिम समाज को जो मदद करना चाहते थे वो कुछ मुस्लिम समाज के माफियाओं की मदद करते थे ये दल, और ये समझते थे कि मुस्लिम समाज की मदद कर रहे हैं। उन माफियाओं ने फर्जी मदरसे खोल के गवर्नमेंट से पैसा लेना शुरू किया और आप क्या समझे, आप समझे कि मेरी मदद हो, वो मेरी मदद नहीं हो रही थी, वो उन गुंडों की, उन मवालियों की, उन माफियाओं की, उन गैंगस्टर्स की मदद हो रही थी जो गैंगस्टर मुस्लिम समाज पे दबाव बना के हमारे वोटों को बेचने का काम करते थे, ठेकेदार बनते थे। अब वो ठेकेदारी खत्म हो चुकी है मोदी योगी के युग में। अब जनता जनार्दन डायरेक्ट अपने प्रधान
सेवक नरेंद्र मोदी से, अपने मुख्यमंत्री से आज डायरेक्ट बातों को समझती है, क्योंकि अब सब कुछ तो हमारे पास डायरेक्ट आता है ना। अब हमें किसी दलाल की तो आवश्यकता नहीं है। पहले जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने मेरा खाता खुलवाया, क्योंकि मेरे पास पैसे, सपोज मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खाता खुलाने की स्थिति में नहीं था। अभी क्या होता है, मिनिमम बैलेंस के अंतर्गत आपको 1000-2000 रुपए खाते में रखना पड़ता था। कितने प्रतिशत लोगों की यह स्थिति है कि वो 1000-2000 रुपए खाते में छोड़ सके? नहीं स्थिति ना। जनधन योजना कितना दूरगामी है आपका प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के अंतर्गत पहले सबके खाते खुलवाए। अब क्या होता है, अब आपको किसी प्रकार की जब सरकारी मदद की आवश्यकता होती है तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आता है। मुझे याद है ना, लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा है हमारे मुस्लिम इलाकों में जब 500-500 रुपए हमारी बहनों के खाते में आए तो वो बहनें किस तरह से लाइन लगा के और उन मतलब एटीएम से वो पैसे विड्रॉ कर रही थी। उनके अपने पैसे थे। हमारी बहनों को गर्व हुआ कि उन्होंने अपने पैसे से परिवार की मदद करी और 2-4-10 दिन जो वो कर सकती, परिवार का पालन पोषण उस पैसे से हुआ। उसके बाद हमारी बहनों के नाम से राशन कार्ड आज बना है। हमारी बहनों को लगातार राशन फ्री में सरकार के माध्यम से मिला। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा, तो ये मौलिक आवश्यकता है। मैंने कहने का अर्थ ये कि सरकार का मतलब ये होता है कि सरकार देश के नागरिकों की जो मौलिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करे। और आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है इस देश में और उत्तर प्रदेश में भी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मौलिक आवश्यकता पूरी होने का आज मौका है और सरकारों के माध्यम से पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या आपके सीएम योगी हो कि वो टोपी नहीं पहनते हैं। इस पे बहुत लोगों को ऐतराज है कि जैसे अपने मंदिर में आप जाते हैं ऐसे ही एक दो बार वो दरगाह में जाओ या वो मस्जिद में जाओ। देखिए, आप एक बात नहीं, आप एक बात सुनिए। अगर दरगाह की आप बात करें, अगर आप मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों के बीच में बैठ के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की अगर आप बात करने का अंदाज देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी इज्जत उन हमारे बुजुर्गों की, हमारे मजहब की करें। लेकिन दिखावा नहीं करते ना। ये दिखावा कैसे, आप टोपी पहन के 10 लोग बैठे, सब हर एक व्यक्ति जो भारतवर्ष में, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की इजाजत है। तो ऐसे में आप जबरदस्ती, मैं अभी आपसे कहूं कि आप टोपी लगा के मेरे बगल में बैठो, आप एक मित्रवत मेरे पास मिलने आए हो, आप मेरे घर में बैठे होगे, मेरी पत्नी अगर जलपान की व्यवस्था करेगी, आप भोजन करोगे, हमारे आपके मित्रवत संबंध है, हम एक भाई के रूप में रहेंगे। लेकिन ये जरूरत क्या है ये दिखाने की कि मैं आपको टोपी पहनाऊं, आप मेरी टीका लगाएं। अब टोपी पहनते हैं कि पहनाते, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पिछली सरकारों में तो हमें ये मुस्लिम समाज को टोपी पहनाते दिखे हैं। अब इसीलिए शायद टोपी पहनते होंगे क्योंकि उनको टोपी पहनानी होती है। और इन सरकारों को तो मुझको लगता है उत्तर प्रदेश और देश की किसी को टोपी पहनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तत्परता के साथ देश की सेवा करने में लगे हैं। और जब आप देश को विकास की ओर अक्सर देखना चाहते हो, जब आप देश को विकसित करना चाहते हो, तो ये 20% जो सबसे पिछड़ी मुस्लिम आबादी ना, इसके बिना आप देश को विकसित कैसे कर सकते हो? ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि देश का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण यानी कंप्लीट डेवलपमेंट, और कंप्लीट डेवलपमेंट के इस 20% के हिस्से को छोड़े बिना संभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस 20% सबसे पिछड़े समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चिंतित है और निरंतर अपने प्रयास जारी रखे हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या आपकी योजना है और क्या आपने सोचा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी हम कुछ कार्यक्रमों के मध्य रहे, समाचार पत्रों से आपको मालूम भी चला होगा, शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहनों ने अपना संदेश सरकार को दिया है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, क्योंकि मोदी भाईजान आपने 3 तलाक जैसी परेशानी से इस मुस्लिम समाज की महिलाओं को निजात दिलाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान बहनें कह रही हैं मुस्लिम समाज की, इसलिए क्योंकि बिना छत की बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शुक्रिया मोदी भाईजान। मुस्लिम समाज की महिलाएं कह रही हैं क्योंकि आंखों में जाला पड़ गया था कोयले को और लकड़ी को फूंकते हुए, आज जब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है तो वो मेरी बहनें घर में आराम से खाना पका के अपने परिवार को खिला रही हैं और प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कह रही हैं। हमारे परिवार में जब कोई बीमार होता था तो सबसे पहले बैंक में पड़े हुए बचत के पैसे, उसके बाद बहनों के जेवर, मकान, जमीन सब पे आंच आती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपका बीमा करके 5 लाख रुपए तक का सरकारी और प्राइवेट इलाज फ्री किया है। तो ऐसे में उससे आपको वो लाभ मिला है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की आपको, और इसलिए इस मुस्लिम समाज की बहनें शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही हैं। और मैं कल एक कार्यक्रम में था तो उसमें महिलाओं ने नारे लगाए, ना दूरी है ना भाई है, मोदी हमारा भाई है, क्योंकि इस भाई ने
इस मुल्क के प्रत्येक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस भाई ने सिर्फ मुसलमानों की फिक्र करी, इस भाई ने इस मुल्क के प्रत्येक नागरिक की फिक्र करी, उसमें जो सबसे पिछड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पे काम करने वाला दल है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, जब तक आप मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की नहीं करते, तब तक आप समाज सेवा या देश सेवा के कार्य में सफल नहीं है। तो आज भाजपा की सरकार का पहला प्रयास है कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, और उसमें अधिकांश रूप से इस देश में आपको अल्पसंख्यक समाज के लोग दिखेंगे जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठे हुए हैं, उन तक मौलिक आवश्यकताएं पहुंचा के उनकी उंगली को पकड़ के उनको आगे लाने का काम ये दोनों सरकारें कर रही हैं। हमें इस बात का फक्र है। आप बताइए क्या नाम है आपका? एहसान खान। एहसान भाई, आप बताइए 10 साल कैसा लगा आपको मोदी जी का शासन? बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या बढ़िया, थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, आयुष्मान कार्ड बना, जो कि पहले की लोग बीमार हो जाते थे, लोगों से कर्जा लेते थे, ब्याज पे पैसा लेते थे, आज को वो कार्ड के जरिए डायरेक्ट एडमिट होते हैं और उसका लाभ लेते हैं। और बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पर है। जो पहले लोग नेता करते थे गुंडागर्दी, उनको दिख रहा है, आम आदमी को बिल्कुल नहीं दिख रहा। आज लड़की बेटी रात में 1 बजे भी निकल जाएगी तो सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी। पहले 11 बजे भी निकल गई तो उसके माँ बाप को फिक्र लगी रहती थी मेरी बेटी आएगी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये बताओ, योगी जी की सरकार को आज 7 साल पूरे हो चुके, क्या कहना है आपका? योगी जी को 7 साल पूरे हो गए, योगी जी की सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। 7 साल नहीं, अगले 10 साल तक ये सरकार चलेगी सही, और मुस्लिम समाज उनके साथ हमेशा रहेगा। कैसे मूड बना के योगी जी के साथ में चल रहे हैं? योगी जी ने हम लोगों की मदद करी, क्योंकि कैंसर पीड़ित लोग रहते थे, लोगों पर लगे रहते थे। अब जैसे लेटर लगता है किसी विधायक का, कैंसर का पैसा आ जाता है, उनका इलाज हो जाता है। मेरे जानने में 10 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री राहत कोष से कैंसर का इलाज कराएं, अपने घर में सुरक्षित है। पहले पैसा नहीं पास होता था, वो कब्रिस्तान में चले जाते थे, अब वो अपने घर पे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान का विरोध करती है। मुसलमान का विरोध नहीं करती है, जो गुंडे हैं उनका विरोध करती है, जो भूमाफिया हैं उनका विरोध करती है, मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। अब गुंडा अगर मुसलमान होगा, हिंदू होगा, तो उसका भी विरोध करेगी, एक जात का विरोध नहीं करती है। कह रहे हैं कि आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग का पिछला इतिहास आप भी भाई साहब जानते हो, ये सब कौन है? ये सब भूमाफिया थे, डरा के कब्जा करने वाले लोग थे। आज जो बटोरा है वो वापस कर रहा है और भुगत रहे, उसके कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि यूपी में 80 सीट हैं, तो योगी जी का इम्तिहान कड़ा है, या योगी जी अपने आराम से 80 लोकसभा सीट? ये जनता बताएगी, 80 में 80 हमारी, ये जनता बताएगी। जिसको उपलब्धि मिली है वो वोट देगी। अगर हमारे घर में किसी एक का इलाज हुआ है तो हमारे परिवार से 5 वोट जाएगा। ऐसे पूरे क्षेत्र में लोगों को पैसा मिला, आयुष्मान कार्ड में राशन मिला, इसके जरिए से लोग उसको वोट देंगे। कहते हैं कि मुसलमान को काफी बदनाम किया सरकार ने दाढ़ी और टोपी को लेकर। आज ये भी कहा जाता है कि आज कोई व्यक्ति दाढ़ी या टोपी पहन के बाहर नहीं जा सकता, सड़क पे जाता है तो उसको छेड़ते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं ना। आज देखिए, जहाँ तराबी होती थी, आज से तराबी शुरू है। जहाँ तराबी होती थी वहाँ तराबी हो रही है, जहाँ नहीं भी होती थी वहाँ भी आज को तराबी हो रही है। अगर सरकार बदलाव करती, जो तराबी नहीं होती थी आज वो बंद हो जाती, मगर आज भी वो हो रही। जैसे जलसे होते थे वैसे जलसे हो रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस होते थे वैसे जुलूस हो रहे हैं, 12 फान जैसे सजावट होती थी वैसे सजावट हो रही है। कुछ कमी हो तो बताइए। कहने की सड़क पे नमाज नहीं अदा होती, अब बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं ना। जब यातायात की कुछ व्यवस्था को खराब होती है तो समझाया जाता है। हाँ, कुछ अधिकारी उसका करते हैं तो उनका खंडन किया जाता है, कि जो अधिकारी किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं उसका खंडन किया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं ना। जब मस्जिदें हम लोग कितनी बड़ी बड़ी हैं तो सड़क की कोई ज़रूरत भी नहीं नमाज पढ़ने के लिए। कौन सी मस्जिद है कि जो जुमे के अलावा आम दिनों में भर जाती हो? भाई, जरूरी नहीं है कि आप सड़क पे पढ़ो, छत पे जाके पढ़ो। इबादत करना धूप में भी कर सकते हो, सड़क घेरने की जरूरत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है, अभी इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन है, एक तरफ राहुल गांधी की कई सारी गारंटी हैं, वो कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां सरकार में आते के साथ ही देंगे हम, अगर 24 में उनकी सरकार बनती है, और एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, तो किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा है आपको? देखो, उनको आना तो है नहीं सरकार में। जिसको नहीं आना होता है वो कुछ भी कह सकता है, ये देंगे वो देंगे। जब उनको आना ही नहीं है तो कुछ भी गारंटी दे सकते हैं। जब उनको आना ही नहीं है, और उनका गठबंधन तो आप देख ही रहे हो, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, सही से उनका गठबंधन खुद नहीं समझ रहा है। अब किल 80 में 80 होंगे, खुद अपनी सीट राहुल गांधी आ रहेंगे। अब किल क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल खुद अपनी सीट आ रहेंगे राहुल गांधी। अब एक पर्चा वहां से भर दिया, एक वहां से भर दिया, यूपी से भरो पर्चा। यूपी से राहुल गांधी कोई भी सीट से पर्चा भर दे, 100 में से 100% हारेंगे। अब जहाँ से भर रहे हो, जहाँ तुम्हारी सीट सेफ है, ये कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से भरो यूपी से। जब यूपी वालों को लॉलीपॉप दे रहे हो तो चुनाव यहाँ से लड़ो। देखो, नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी यहीं से लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता और चुनाव लड़ो सेफ सीट से, यहाँ से लड़ो चुनाव। क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी यूपी से चुनाव की सीट मैदान में आते हैं, फिर क्या लगता है आपको? 100% हारेंगे, 1 लाख वोट से हारेंगे। लड़के देख लेना। बहुत बड़ी पार्टी है उनकी भाई।
बहुत बड़ी पार्टी थी, है नहीं थी। उनके खानदान में एक अध्यक्ष बनता था, वही अध्यक्ष बना रहता है। हमारी पार्टी में हर 3 साल में एक अध्यक्ष बदलता रहता है, प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, मंडल अध्यक्ष बदलता रहता है। यहाँ तो खानदानी अध्यक्ष बना है तो वो बना है, जैसे बादशाह नहीं मेरे बेटे बने फिर वो राज करेंगे, वो मेरी पार्टी में ऐसा नहीं ना। एक पदाधिकारी भी हर 3 साल में चेंज हुआ, सबको मौका मिलता है। क्या लगता है लोकसभा में मोदी जी नारा दिए इस बार 400 पार, कुछ दावे में ठोसता है उसमें कुछ या ऐसे ही है सब? हम आपके साथ कुछ करेंगे तो हमें गारंटी होगी आप हमें दोगे। मोदी जी ने इतना किया है, उनको गारंटी है 400 पार तो 400 पार। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? अहमद खां। अहमद खान। तो आप भी क्या लाभ मिला आपको इन 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से? सही बताना, कैमरा देख के या किसी के दबाव में ना आना। लाभ तो राशन मिला है हमको, और सबसे बड़ी बात है भूमि माफियाओं की कमर तोड़ी है सरकार ने, यूपी सरकार ने। क्योंकि गरीबों की लोगों की ज़मीनें कब्जा कर लेते थे भूमि माफिया, और ऐसे कब्जा कर लेते थे तो कहते थे, जिसको हम एटा में जानते हैं, रामेश्वर विधायक है, एटा अलीगंज में, ठीक है। तो एक पठान की ज़मीन पे, रोड की ज़मीन थी, कब्जा कर लिया। और वो जब गए रामेश्वर से कहने लगे, और इनके अखिलेश यादव के वो रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, कि कहने लगे भैया ये ज़मीन पे हमारे क्यों कब्जा करा आपने? कहने लगे आप हज पे जाओगे कि जेल जाओगे। 5 बीघे का चेक कब्जा किया था रामेश्वर ने। अब वो सपा की सरकार में 2014 में, समझ लीजिए। अब वो बेचारे क्या करते हैं, हज करके आए, लेकिन जब ये सरकार आई तो इस सरकार में वापसी हुई ज़मीन की, और वो जेल गए, अभी जेल हैं, 24 मुकदमे उनके ऊपर। मतलब कि बीजेपी की सरकार में वो घेरी हुई जमीन उस गुंडे की वापस हुई और पठान को मिली, असलम पठान को वो ज़मीन मिल गई जब ये सरकार बदली। यूपी में सरकार, जब योगी जी की सरकार आई है और विधायक जी बने थे, लाला थे वो, और उन्होंने वो भी ज़मीन पे कब्जा दिलवाया उनको, पठान को। लेकिन चाचा, कहा यह जाता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी काम करती है, और जब भाजपा के आने से पहले ये कहा जाता था कि भाई बीजेपी आएगी तो मुसलमान का नाश कर देगी, खत्म कर देगी। ऐसा कुछ हुआ इन 7 से? ऐसा तो कहीं 10 सालों में नहीं दिखा है, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा है। टेक्निकल कुछ भी, कोई चीज़ें ऐसी हों जो वीडियो काट छाट के दिखाई जाती है और माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन जब अमल में आओगे ज़मीन पे तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ईमान से एकदम? ईमान से आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल करेंगे। किसी का कोई डर, कोई भय, कोई दबाव किसी नेता का या किसी का कोई भय नहीं है। ये मातृभूमि हम लोगों की है, मिलजुल के चलाएंगे इसको, किसी का कोई डर नहीं है। और फिर हम कह रहे हैं भूमि माफियाओं की कमर तोड़ी सरकार ने, लोगों को बहुत लाभ मिला है। जो मैं जानता था, मैं बता रहा हूँ, मेरी ससुराल है अलीगंज में, इसलिए मैंने वो हकीकत खोली है। झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा दिया जाता है, विधायक जी फ़ोन करते मुकदमा लग जाता था। है कोई मैं का लाल इस टाइम फ़ोन करके लगवा ले। योगी जी कैसा काम किए? 1 नंबर का काम, उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है। योगी जी 1 नंबर, एकदम 1 नंबर। आप बताइए, कहा जाता था कि बीजेपी आएगी मुसलमान को खत्म कर देगी, 7 साल में कहाँ कहा जाता था, ये तो एक अलग विषय है। इस देश की बदकिस्मती है ना, और हम मुसलमानों की बदकिस्मती मैं कहूँगा। आप पत्रकार हो के आपने 4 बार पूछा, अच्छा सच बताओ, अच्छा आँख में आँख डाल के बोलो। जब आप ऐसा बोल रहे हो तो देश के अन्य राजनीतिक दल क्या करेंगे? एक सिंपल सी बात, इस देश को, मैं फैसल सिद्दीकी हूँ, किदवई नगर कानपुर में रहा करता हूँ, और ये बात सीना ठोक के आपके न्यूज़ चैनल पे कह रहा हूँ। आज जितना इस मुल्क में मुसलमान, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमान खुश है, कभी खुश नहीं रहा। क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? ये गुंडे माफिया जब बहन बेटियों को छेड़ते थे और हमारी ज़मीनों पर कब्जा करते थे और समाजवादी पार्टी का अपने आप को नेता बताते थे, तब क्या वो अच्छा करते थे? आज आपने आपने सड़क पे नमाज पढ़ने वाली बात कही। आप देखिए, किसी भी चीज़ को व्यवस्था के हिसाब से करोगे कि व्यवस्था से अलग हट के काम करोगे। अगर ऐसा हो तो सड़क के बीच में भी मंदिर बना के सब पूजा करने लगे, रोड चलना बंद कर दे। हमको देखिए, हमको तो हमारे इस्लाम ने कहा है, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई ज़मीन पे बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ना हमारे लिए फ़र्ज़ है।
मैं दोहरा रहा हूँ आपको इस बात को, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई ज़मीन पे बनाई गई मस्जिद पे आपकी नमाज फ़र्ज़ है। आप ये नहीं कि आप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके, किसी की ज़मीन को छीन के, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना के अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो वो जायज़ नहीं है मेरे भाई। ये गुंडे और माफियाओं का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। हम मुसलमानों को तो खामखा बदनाम किया गया। आज हमारे साथ योगी है, आज हमारे साथ मोदी है, हमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। हम अपने मज़हब को पूरी ईमानदारी के साथ निभा के, पूरी मोहब्बत के साथ अपने मुल्क में रह रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में हम अपने बड़े भाइयों यानी कि बहुसंख्यक समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के इस देश का अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री शेर हिंद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इंशाअल्लाह ताला सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है और अब की बार 400 पार ये निश्चित है, ये इंशाअल्लाह ताला हर हाल में होने वाला है। चलिए ठीक है, अब की बार 400 पार, ये भी मोदी जी की कही हुई बात पे बिल्कुल एकदम उसको सही मानते हैं। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है आप भी बताइएगा कमेंट करके, और द न्यूज़पेपर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
यूपी से राहुल गांधी कोई भी सीट से पर्चा भर दें 100 में से 100% हारेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान का विरोध करती है। मुसलमान का विरोध नहीं करती है, जो गुंडे हैं उनका विरोध करती है, जो भू माफिया हैं उनका विरोध करती है, मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। विपक्षी पार्टियों का कहना ये तो उनका धर्म है कि वो हमारा विरोध करें और झूठी खबरें हमारे खिलाफ बोलें, भाजपा के खिलाफ बोले। 7 साल नहीं, अगले 10 साल तक ये सरकार चलेगी सही, और मुस्लिम समाज उनके साथ हमेशा रहेगा। 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को राशन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश खुशहाली के साथ विकास की ओर अग्रसर है। भाई जरूरी नहीं है कि आप सड़क पे पढ़ो, छत पे जाके पढ़ो, इबादत करना धूप में भी कर सकते हो, सड़क घेरने की जरूरत क्या है।